स्टेटों का। तो जब तक ये स्टेट वहां तक बने तब तक किसी तरह की राजनीतिक बातें नहीं थी, केवल एक देश को निर्माण करने की या देश के को ठीक से चलाने की बातें ही थी। और उस वक्त किसी तरह की राजनीतिक बात बहुत ज्यादा हुई हो ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आता, जो पूरा इतिहास देखते हैं, क्योंकि वो तो केवल मात्र गवर्नेंस के लिए किया था उन्होंने, कभी गवर्नेंस ठीक से हो। आज आंध्र प्रदेश का जो अलग हुआ है उसमें गवर्नेंस ठीक से हो, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां गवर्नेंस ठीक हो इस बात को सभी चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उसका विभाजन हुआ वो दुखद विभाजन हुआ, चाहे भले राजनीतिक कारण से हुआ हो किसी कारण से हुआ हो। आज जो राजनीतिक राजनेता या मायावती जी ने 4 राज्यों की बनाने की बात कही, तो वो 4 राज्य बनाने में किसी को दिक्कत नहीं है, पर जो राजनीतिक रूप से और वो जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर बांटने की जो बात हो रही है उसका सबसे ज्यादा विरोध है, और उसके हम किसी रूप में भी पक्ष में नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके की आपने बात करी और मायावती का भी आपने उदाहरण दिया है, मायावती ने राज्यों को बंटवारा करने की भी बात करी थी, मसौदा भी तैयार किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी, वो बात अलग है। एक बार मायावती को सुन लेते हैं, वो क्या चाहती थी इस पूरे मुद्दे पर। देश के बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों में होती है, लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ अपने राज्य व केंद्र में विपक्षी पार्टियों की पूर्ववर्ती सरकारों, जिनमें कांग्रेस, बीजेपी व समाजवादी पार्टी सहित ये सभी विपक्षी पार्टियां शामिल हैं, इनकी गलत नीतियों के चलते हमारे राज्य का संतुलित विकास नहीं हो सका है और विकास की दौड़ में उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता चला गया। तो देखा आपने मायावती कह रही है कि जिस तरीके से समुचित विकास नहीं हुआ उस वजह से जो इनका प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वो पिछड़ता चला गया और इसीलिए उनको लगा कि शायद इसको बंटवारा कर दिया जाए, हरित प्रदेश में, पूर्वांचल में, गोरखालैंड, बुंदेलखंड अगर हिस्से कर दिए जाए तो शायद समुचित विकास हो सके। चलिए एक बार राजनाथ सिंह जी को सुन लेते हैं, वो कुछ क्या कहते हैं इस पूरे मसले पर। देखिए, हम लोगों का बहुत साफ साफ है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाना चाहिए छोटे छोटे राज्यों को बनाने के संबंध में। आनन फानन में कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं कई छोटे राज्यों को देख रहा हूं कि छोटे राज्य बनने के बाद उनकी आर्थिक हालत, उनकी वित्तीय हालत काफी खराब हुई है और वहां पर गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि संसाधन भी बस सीमित हो जाते हैं। इसलिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बने जो सारी चीजों की जांच पड़ताल करे, पूरा अध्ययन करे, उसके बाद अपनी रिपोर्ट दे। तो हमने मायावती को सुना, राजनाथ सिंह जी को सुना। उन्होंने कहा एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनना चाहिए और सारे फैक्टर्स को देखना चाहिए, वहां पर वायबिलिटी है या नहीं है, क्या कारण है जिसकी वजह से सीमाओं को तोड़ा जाना चाहिए या राज्यों को तोड़कर नए राज्य बनाने चाहिए। एक बड़ा मुद्दा और इसी पर आज हम चर्चा करें, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चोरी, डकैती या धोखाधड़ी, अपहरण, रंजिश या वसूली, खून के सुराग हों या अपराध की साजिश, हम दिखाएंगे आपको हर वारदात की रिपोर्ट। देखिए क्राइम रिपोर्ट सिर्फ जन टीवी पर।
महासमर के मुद्दे में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज राज्यों के बंटवारे पर। आखिर क्यों जरूरी है राज्य का बंटवारा, और जब बंटवारे होते तो फिर विशेष राज्य की मांग की भी बात चर्चा में आ जाती है, और आखिर ये दोनों पर सियासत क्यों हो रही है, इसको जानने की कोशिश करें। एक बार फिर पैनल की तरफ रुख करते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हमारे साथ भाजपा से शंकर अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक शीला राय जी हमारे साथ हैं, और हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शीला जी, अब पहला सवाल मैं आपसे वापस से करना चाहता हूं, जिस तरीके की स्थिति है उसको लेकर जब राज्यों का बंटवारा किया जाता है तो बहुत बड़ी समस्या आती है कि राजस्व का कहां से इंतजाम होगा, संसाधन वहां पर किस तरीके से डेवलप होंगे, उसके साथ प्रशासनिक स्तर का जो ढांचा है वो किस तरीके से तैयार हुआ, न्यायिक जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी कई तरीके की लेकुनास देखे जाते हैं, पेचीदगी देखी जाती है। इन सबको लेकर एक्सरसाइज नहीं की जाती और होता यह है कि रातों रात राज्य का बंटवारा कर दिया जाता है। आप मानती हैं, जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी को भी हमने सुना कि पहले वायबिलिटी वहां पर देखनी चाहिए, वहां की क्या स्थिति है उसको पहले जांचा परखा जाना चाहिए, इसके लिए एक राज्य आयोग का भी गठन होना चाहिए, पुनर्गठन आयोग जो होना चाहिए वो भी होना चाहिए, उनकी बात करें, कहीं कहीं सब चीजों का कहीं कहीं समावेश होना चाहिए। लेकिन स्थिति ये होती है कि राजनीति बहुत हावी होती है और राजनीतिक तौर पर हिस्से कर दिए जाते हैं, भाषाई तौर पर सबसे ज्यादा हिस्से हुए हैं तो वो भाषाई तौर पर। आपको लगता है कि ये इतना ईजी काम है? देखिए, अब तो इस तेलंगाना के बंटवारे, आंध्र के बंटवारे से यह बात तो सिद्ध हो गई कि भाषा इज नॉट द ओनली फैक्टर जो आपको होल्ड टुगेदर कर सकता है। आप देखिए, अगर हम स्मरण करें, ये कितना पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण स्टेट्स को के बाइफर्केशन के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया भारत में। आप याद कीजिए कि चेन्ना रेड्डी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और तब उन्होंने बहुत जोर शोर से तेलंगाना के निर्माण का और आंध्र प्रदेश के विभाजन का नारा दिया, लेकिन और उनका रोष किस बात के प्रति था, और स्वाभाविक रूप से आप आंध्र के लोगों से पूछें, तेलंगाना के लोगों से पूछें, तो उनकी शिकायत ये है कि अभी तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं उनमें से अधिकांशतः सिर्फ आंध्र के लोग बने हैं। तेलंगाना को कि हमेशा अवहेलना की गई है, और पिछड़ा होने के साथ साथ जो अब ये ध्यान रखना होगा कि आज से 15 साल पहले जो तेलंगाना की स्थिति थी आज नहीं है। आप आज तेलंगाना जाएंगे तो 15 साल पहले अगर कोई तेलंगाना गया और आज अगर तेलंगाना जाता है तो वहां काफी विकास हो चुका है। अब वो जो ग्राउंड है या जो जिसको हम कहते हैं पृष्ठभूमि है, जिसके तहत वो कहा गया था कि विकास में पिछड़ा इसलिए आगे आना चाहिए, वो स्थिति नहीं। लेकिन जैसे चेन्ना रेड्डी को एक राजनीतिक पद दे दिया जाता है, उनको अपीज कर दिया जाता है, वो आंदोलन स्थगित हो जाता है। फिर पुनः कोई महत्वाकांक्षी नेता आता है, उसको लगता है कि मुझे राजनीति में केंद्रीय स्तर पर मुझे कुछ पद प्राप्त हो जाए और मेरा वर्चस्व बढ़े, फिर उस राजनीति को वो हवा देना शुरू कर देता है। तो वस्तुतः हमें ये देखना होगा, जो राजनाथ सिंह जी कह रहे थे बिल्कुल सही है, यही तो मैं भी आपको कह रही हूं कि एक रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी जो पॉलिटिक्स से परे ऐसे आर्थिक विश्लेषक हों, ऐसे राजनीति के समझदार लोग हों जो वहां बैठकर और जुडिशियसली एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी फैसिलिटीज हैं, वायबिलिटी है, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, उनके गवर्नेंस के संदर्भ में जो और प्रशासन, जो मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट वाला उदाहरण का हम पुनरावृत्ति ना करें कि उतने बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण कर दें और फिर वो विकास वहां पर फिर उसकी अवहेलना होती रहे। तो हमें ये रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी की आवश्यकता इसलिए है कि हम प्योर रेटरिक पर और हम किसी राज्य का विभाजन ना करें। आप कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं, चाहे मायावती जी का इंटेंशन कुछ हो उसकी बात अलग है, पर एक व्यक्ति जो दूरस्थ उत्तर प्रदेश के एक छोर से कोई शिकायत है, कोई सुनवाई करना चाहता है, उसको 600 किलोमीटर की रास्ता तय करके और लखनऊ आना पड़ेगा अपनी बात कहने के लिए। वो कितना ज्यादा अपने आप को अब उस पूरे केंद्र से बिल्कुल अलग थलग मानता है। आखिर आप देखिए कि अभी हमारी आपस में भी चर्चा हो रही थी कि केंद्र की राजनीति की तुलना में राज्य के लोगों की अपने राज्य की राजनीति में ज्यादा रुचि रहती है। ऐसा नहीं कि केंद्र की राजनीति में रुचि नहीं रहती, और अगर आप देखेंगे कि बिल्कुल स्थानीय राजनीति में तो और ज्यादा प्रतियोगिता होती है। तो आप लोगों को अगर विकास की प्रक्रिया से जोड़ना चाहते हैं
तो अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण करना होगा। और उस विकेंद्रीकरण के लिए आवश्यक है कि इन छोटे आकार के राज्यों में लोगों को जितना ज्यादा आप सम्मिलित कर पाएंगे, आप बड़े आकार के राज्य में नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो बड़ा आकार या छोटा आकार राजनीतिक निहित स्वार्थों के आधार पर नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से कुछ पॉलिसीज तय करनी पड़ेगी। और जो आप कह रहे थे, न्यायिक संदर्भों में, प्रशासनिक संदर्भों में एक राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसका आकलन किया जाए। उनके पास जो खनिज या अन्य आर्थिक संदर्भ उनके क्या है उनके पक्ष में, उसका अच्छे से आकलन किया जाए। और केंद्र पर उनकी निर्भरता कैसे हो और ये अपने संसाधन का निर्माण कैसे कर पाए, इन सब के लिए उचित प्रयोजन करके और उसकी प्लानिंग करके उसके पश्चात ही किसी राज्य का निर्माण करना चाहिए। अन्यथा उस राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं होता, ये केवल रेटरिक बन के रह जाता है। और वो जो हम देख रहे हैं झारखंड की स्थिति कि वो मिस गवर्नेंस अधिक है, फंड्स का मिसयूज अधिक है और भ्रष्टाचार इत्यादि के संदर्भ में जो झारखंड जिस पर बिहार की आर्थिक निर्भरता थी, आज स्थिति ये है कि सारे आर्थिक संसाधन उसके पास होते हुए भी विकास के परिमाणों में वो बहुत नीचे है। तो इसलिए जब तक हम पूरी तरह से विचार विमर्श करके इस प्रयोजन को आगे बढ़ाएंगे नहीं, तब तक ये जो छोटा हो या बड़ा राज्य हो उस संदर्भ में हम सफल नहीं होंगे। लेकिन मैं फिर पुनः ये बात दोहराना चाहती हूं कि फेडरलिज्म जो कहते हैं ना, स्मॉलर स्टेट्स इज बेटर इकोनॉमिक्स, गुड फेडरलिज्म इज गुड इकोनॉमिक्स। तो फेडरलिज्म के लिए भारत एक संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था में कई लोग जो इसको मुद्दा ऐसा बना देते हैं कि छोटे राज्यों से भारत की एकता पर प्रहार हो रहा है और भारत की एकता खंडित हो जाएगी, उसकी इंटेग्रिटी संदिग्ध हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। आवश्यकता केवल यह है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे हैं और राज्यों का पार्टिसिपेशन कैसे होगा। कम से कम ऐसा नहीं होगा फिर कि एक राज्य बहुत विकसित होगा और बाकी राज्य बहुत छोटे विकास की उस प्रक्रिया में पीछे रहेंगे। सभी राज्य समुन्नत रूप से विकास के उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बंटवारा किसी भी कीमत पर गलत नहीं है, लेकिन उसको वाइबल होना है, किस तरीके से होना ये देखना चाहिए। शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से राजस्थान की बात करें, अभी अगर देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश की यहां पर भी मांग उठ रही है। जहां तक जिस तरीके की अब तक का जो चर्चा हुई उसमें यह लगा कि जो राजधानी है उससे दूरी जिस तरीके से बढ़ती जाती है कानून व्यवस्था को लेकर या प्रशासनिक ढांचे को लेकर, 600 किलोमीटर की बात, जैसा कि अभी शीला जी ने बताई कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 600 किलोमीटर चल के उसको राजधानी आना पड़ता है। किसी अगर न्यायिक प्रक्रिया का अगर वो भागी या किसी और कारण से उसको आना पड़ता है। तो कहीं कहीं ये स्थिति राजस्थान में भी आपको लगता है कि क्या राजस्थान के भी टुकड़े हो सकते हैं या होना, जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, आवाज भी उठने लगी है मध्य प्रदेश की, वाइबल मानते हैं आप राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें? देखिए, राज्य बनाने से पहले जो बातें शीला जी ने कही या राजनाथ सिंह जी ने कही, उन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उस परिप्रेक्ष्य में यदि देखते हैं तो राजस्थान में अगर टुकड़े करते हैं तो वही स्थिति झारखंड की और अन्य स्थितियों की स्थिति जो है, जहां भी वाइबिलिटी नहीं है और आर्थिक रूप से आर्थिक संसाधन की कमी रहेगी, वो स्थिति बनेगी। इसलिए इसके बारे राजस्थान के बारे में ये बात अन्य राज्यों के हिसाब से लागू नहीं होती है। अभी मैंने आपको एक बार पहले कही थी, उसी बात को मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि जब तक ये राजनीति से परे हट करके और विकास और गवर्नेंस के हिसाब से जो राज्य बने आजादी के बाद में 56 में, 62 में, 65 में जो भी राज्य बने, हिमाचल बना या हरियाणा बना, पंजाब बना, गुजरात बना, महाराष्ट्र बना, जितने भी राज्य बने, वो राज्य जितने भी थे उनके अंदर, और उसके बाद में माननीय वाजपेयी जी ने जो ये 3 राज्य अलग अलग बनाए, उन राज्यों में यहां तक जो राज्य बने उनके अंदर इन दोनों बातों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया कि किसी तरह से की गवर्नेंस इनका ठीक चले और इनकी राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक हो। आज जैसे अभी शीला जी ने भी इस बात को कहा कि भाई झारखंड है, सबसे ज्यादा संसाधन होने के बावजूद भी वहां मिस गवर्नेंस के कारण से ये गड़बड़ हो रहा है, वो तो एक आंतरिक बात है। अपना इस विषय को अभी टच करने का नहीं है कभी झारखंड में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां तो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बन गई कि 12-13 मुख्यमंत्री बदल गए, ये बदल गए, तो वो एक आदमी समझे नहीं उससे पहले दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है। इसके कारण से सारा मिसमैनेजमेंट हुआ। लेकिन जो राज्यों का पुनर्गठन माननीय वाजपेयी जी ने किया या उससे पहले के शासकों ने किया, वो इन दोनों पैमानों पर पूरी तरह से खरा उतर करके किया कि भाई ये